जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल कर रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। तो आप सभी अपने तैयारी के लिए अपने पंखों को खोल कर रखें, चलते रहें अपने पथ पे। आप एक दिन अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में 16 फरवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप सभी सुबह के 6 बजे डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी शामिल हुए, शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज में शामिल हुए। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ें। जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर करते रहें। सभी लोग क्लास को शेयर करें और सभी लोग शामिल हुए, सभी लोग डेली करेंट अफेयर्स में शामिल हुए। तो आप सभी डेली 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखें, वीकली में आप इसे टेस्ट के तौर पे लगाएं और सभी लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को फॉलो करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें आप बेहतर करेंगे, इसलिए आप सभी क्लास को फॉलो करें। तो सभी लोग जुड़े, जल्दी से सभी लोग जुड़े। सुबह के 6 बजे आप जो है वो बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज यूट्यूब पे सर्च करें। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है डेली का करेंट अफेयर्स। तो जल्दी से सभी लोग जुड़े। और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स में बहुत सारा आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बिंदु हैं, जिसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए सभी लोग शामिल हुए और आपके लिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाया हूं। तो रेडी हैं आप सभी रेडी हैं? सभी लोग आ चुके हैं। तो क्लास शुरू किया जाए, आपके लिए आज के क्लास शुरू किया जाए। तो आइए, आप सभी रेडी हो जाइए। आपके लिए आज का 1 नंबर क्वेश्चन है आज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया कब? ऑप्शन है आपके पास 13 फरवरी, सेकेंड है 14 फरवरी, थर्ड है 15 फरवरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया कब? सभी लोग आंसर करें। जिनको आंसर पता नहीं है वो लोग भी आंसर करें। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने का जो है वो कला का ज्ञान होगा। इसलिए आप सभी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ध्यान रखेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर वर्ष 15 फरवरी को मनाई जाती है। इस दिन बाल कैंसर के लेकर सभी को जागरूक किया जाता है, इसलिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी ध्यान रखेंगे कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाई जाती है और इसका थीम 2023 का है बेटर सर्वाइवल इस बार का थीम है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका थीम, कभी कभी एग्जाम में थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि विमान निर्माता कंपनी बोइंग किस देश की कंपनी है, जिससे एयर इंडिया 220 विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो कल भी हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन देखे थे कि एयर इंडिया, जो कि टाटा की कंपनी है, एयर इंडिया टाटा के जो है वो सेवा है, और एयर इंडिया जो है कल देखे थे कि एयर बस के साथ एक समझौता किया था, जो कि फ्रांस की एक कंपनी थी, और उससे कुल 250 विमान खरीदने के लिए एक समझौता हुआ था। तो वो कंपनी एयर बस थी और ये कंपनी है बोइंग। ध्यान रखेंगे, तो एयर बस कंपनी जो थी वो फ्रांस के थी। ये बोइंग किस देश की कंपनी है, जिससे एयर इंडिया कुल 220 विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, सेकेंड है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है अमेरिका।
तो विमान निर्माता कंपनी बोइंग किस देश की कंपनी है जिससे एयर इंडिया 220 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। ये डील जो है कुल 34 बिलियन डॉलर का हुआ है। इस डील में जो है वो बोइंग आपका जो है वो 220 विमान एयर इंडिया को प्रदान करेगी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बोइंग अमेरिका की कंपनी है और यह एयर इंडिया इससे 220 विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो ध्यान रखेंगे। और एयरबस आपका फ्रांस की कंपनी है और उससे 250 विमान खरीदने के लिए एयर इंडिया समझौता किया है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग वो पॉइंट को देखे थे। तो आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो पीछे के क्लास देखें। मैं डेली कसता हूँ कि आप जो है वो 10 क्वेश्चन डेली यहाँ पर सीखें, वीकली में रिकॉल करें, आपका करेंट बेहतर हो जाएगा। तो डेली आप समय दें। आप जो है वो सोते रहेंगे तो आप खोते रहेंगे, इसलिए सोए नहीं बल्कि उठें, जागे और आगे बढ़ें। तो इस तरह से आप मेहनत करें। आप जो है वो रजाई के अंदर रहेंगे तो बहुत कुछ खो बैठेंगे, इसलिए आप सभी रजाई के बाहर आएँ और जो है सूर्य उदय से पहले आप उठें, तभी आपका उदय भी जो है वो जल्दी होगा। तो आप सभी जल्दी उठें और सुबह के क्लास ज्वाइन करें। शाम में 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज लाई जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी उसे भी फॉलो करें। अगला क्वेश्चन है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि आपका जो है वो दुनिया भर के हिंदी प्रेमी जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन में। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है पोर्ट लुइस मॉरिशस, सेकेंड है नागपुर भारत, थर्ड है नांदी फिजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें। इस हिंदी सम्मेलन में जो है वो 400 से अधिक हिंदी प्रेमी जो है देश जो है वो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँचे हैं? सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नांदी, यानी कि नांदी फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है, जिसमें भारत की तरफ से जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने गए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन नांदी फिजी में संपन्न हो रही है। और यह पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो आपका नागपुर में हुआ था, जब 1925 में 10 से 12 जनवरी के बीच नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि अभी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन नांदी फिजी में हो रहा है। और इस बार का इसका मुख्य विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को आप कि इसका विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, इस बार का विषय है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि G20 के पहले सांस्कृतिक समूह की बैठक किस शहर में होगी? तो आए दिन हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है G20 से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ होगी। तो हम लोग देखे थे कि G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो उस स्थिति में भारत के 50 से अधिक शहरों में 200 बैठकें होने वाली है। तो उसी में G20 के पहले सांस्कृतिक समूह की बैठक किस शहर में होगी? ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर खजुराहो, सेकेंड है इंदौर, थर्ड है आपका पुरी और फोर्थ है द्वारिका। तो G20 के पहले सांस्कृतिक समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में G20 के पहले सांस्कृतिक समूह की बैठक होगी, ध्यान रखना है। यही खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण
चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। आप सभी इतिहास में इसे पढ़े होंगे। तो खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट में 100वां शतक खेलने वाले कैमें भारतीय बनेंगे, जो है वो यहाँ पर आप लोग एक नोट कर लेंगे। 10 यहाँ पे आपका 13वें भारतीय होगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो नोट करेंगे कि 13वें भारतीय कौन बने हैं। 13वें भारतीय कौन बनेंगे? ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा, सेकेंड है विराट कोहली, थर्ड चेतेश्वर पुजारा और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है शुक्रवार से जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट होने वाली है और इसमें अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले कौन खिलाड़ी 13वें भारतीय बनेंगे। जबकि इस सबसे अधिक टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर के नाम है, जो कि 200 टेस्ट खेले हैं। तो 100वां टेस्ट खेलने वाले 13वें खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा 13वें भारतीय बनेंगे 100वां टेस्ट खेलने वाले। इससे पहले आपका 12वें पे हरभजन सिंह है, आपके जो है वो 11वें पे ईशांत शर्मा और 10वें भारतीय सौरव गांगुली हैं। तो ध्यान रखेंगे, जबकि सबसे अधिक टेस्ट सचिन तेंदुलकर के नाम है 200, वही विराट कोहली के नाम अभी 105 टेस्ट है, जो कि 105 टेस्ट में ये खेल चुके हैं। जबकि 100वां टेस्ट खेलने वाले 13वें भारतीय चेतेश्वर पुजारा बनेंगे। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो आप मुश्किल परिस्थिति में भी बेहतर करने का मौका ना छोड़े। उम्मीद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका भविष्य जो है वो बेहतरीन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उम्मीद मत छोड़ना, देखिएगा एक दिन आपका भविष्य जो है वो बेहतरीन होगा। तो आप सभी हमेशा कोशिश करें कि हम जो है जो भी समय देते हैं तो उससे हमें क्या आउटपुट मिल रही है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप डेली रात में सोते समय एक योजना बनाएं कि कल हमें जो है वो क्या पढ़ना है और कल हमें कितना पढ़ना है। और रात में सोते समय जो है ये देखें कि आज हमने जो समय दिया उससे हमको कितना आउटपुट मिला, तभी आप जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो बिना योजना के कोई भी काम सफल नहीं होती है, क्योंकि कोई भी सरकार भी अगर कोई जो है वो गवर्नमेंट चलाती है तो देखिएगा कि जो है वो आपका वो योजना बनाती है, विभिन्न योजनाएं लाती है। तो उसी तरह से आप अपने पढ़ाई की एक योजना तैयार करें और उस योजना को फॉलो करें। डेली आप अपना एक योजना बनाएं, डेली हम इतना समय देंगे, कल हमें इतना पढ़ना है। तो इस तरह से आप आगे बढ़े। देखिए कि अगर आउटपुट सही मिल रहा है तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर इस तरह से आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप में कमियां हैं। तो कमियां को दूर करें और जो है वो बाधाओं को दूर करते हुए आप आगे बढ़ें, बेहतर होगा। आप अपने बेहतर भविष्य के निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी लगें, आज से कोशिश करें। आज आपके लिए जो है वो दिन है जब आज से आप चाहेंगे तो आज से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इसलिए आज से ही शुरू कर दे, देखिएगा बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए आपको जागना होगा। अब कुछ लोग होंगे कि सुबह में 6 बजे कहेंगे कि मुझे तो नींद आ रहा है। तो नींद आ रहा है तो आप जो है अगर सोते रह गए तो आप पीछे चले जाएंगे। तो सोना नहीं है, आपको जागना होगा और लड़ना होगा। तो जागिए और उठिए और आइए और क्वेश्चन सीखें। कभी भी जो है वो बहाना नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आप बहाना बनाते हैं तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। और कभी भी ऐसा ना करें कि आप अपने आप को धोखा दें। अगर ऐसा करते हैं तो आप जो है फ्यूचर में पीछे रह जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग समय से उठिए, सभी लोग समय से क्लास करें और समय से पढ़ाई कीजिए। देखिएगा एक दिन बेहतर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में कितने गांव अभी तक ODF प्लस घोषित हुए हैं? तो देश में कितने गांव अभी तक ODF प्लस घोषित हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास, आप सभी के पास ऑप्शन है। एक नंबर ऑप्शन है 1.80 लाख, सेकेंड है 2.0 लाख,
थर्ड है 2.5 लाख और इनमें से कोई नहीं। तो देश में कितने गांव अभी तक ओडीएफ प्लस घोषित हुए हैं? तो ओडीएफ का अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, खुले में शौच से मुक्त। खुले में शौच से मुक्त प्लस गांव को ओडीएफ प्लस गांव कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अभी तक कितने गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, 1.80 लाख गांव जो है वो अभी तक ओडीएफ प्लस गांव घोषित हुए हैं, यानी कि खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। जबकि भारत सरकार की जो है वो घोषणा है कि 2024 के अंत तक खुद को ओडीएफ प्लस घोषित करना। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अभी तक ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या 1.80 लाख है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस देश के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस देश के साथ जो है वो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है आपके पास, एक नंबर फिजी, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड न्यूजीलैंड और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है लखनऊ में जो है वो हम देखे थे कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और इसमें सिंगापुर की 21 कंपनियां और 58 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसी में एक समझौता हुआ जिसके तहत जो है वो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लेकर जो है वो सिंगापुर के साथ उत्तर प्रदेश की एक समझौता हुई है। तो इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में आपका इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो जो है वो समझ सकते हैं कि इसका आंसर सिंगापुर होगा। तो सिंगापुर और उत्तर प्रदेश के बीच जो है एक समझौता हुआ था। तो आप जो है वो ये क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि हाल ही में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम के मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईपीएल महिला जो है वो आईपीएल होने वाला है, तो इसमें आरसीबी टीम के जो है वो मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास झूलन गोस्वामी, सेकंड है सानिया मिर्जा, थर्ड है अंजुम चोपड़ा और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर करें कि आरसीबी के विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सानिया मिर्जा। यानी कि सानिया मिर्जा को आरसीबी टीम का मेंटर्स नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला प्रीमियर लीग WPL होने वाला है आपका, इसकी शुरुआत 4 मार्च से होगी। तो ध्यान रखेंगे कि WPL का आयोजन हो रहा है इस बार पहली बार, क्योंकि पहले जो है ये नहीं इसका आयोजन होता था। तो पहली बार इसका आयोजन 4 मार्च से होने जा रही है और इसमें आरसीबी का मेंटर सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा मार वर्ग क्या है? चर्चा में रहा मार वर्ग क्या है जिसके कारण अफ्रीका के कुछ देश में लॉकडाउन की स्थिति है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अभी जो है वो मार वर्ग चर्चा में है और इसके वजह से अफ्रीका के कुछ देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। क्या है? ऑप्शन है आपके पास, एक नंबर जीवाणु, सेकेंड है विषाणु, थर्ड चक्रवात और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मारबर्ग क्या है जिसके कारण अफ्रीका के कुछ देश में लॉकडाउन की स्थिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विषाणु। अभी इक्वेटोरियल गिनी सहित जो है देखा जाए तो अफ्रीका के विभिन्न देश में जो है मारबर्ग वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है और यह वायरस इबोला के जैसा है। आप इबोला के नाम सुने होंगे। इबोला वायरस जो है अफ्रीका में ही आया था और वहाँ पर एक नदी के नाम पर इसका नाम इबोला रखा गया था। तो यह एक खतरनाक वायरस है जो अफ्रीका के कुछ देश में आपका मारबर्ग वायरस फैल रहा है और इसके लेकर जो है वो गिनी के कुछ प्रभावित इलाकों में अभी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इसके देखते हुए WHO के द्वारा जो है एक आपात बैठक बुलाई गई और इसके रोकथाम के लेकर जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया है। अभी तक जो है
वो गिनी में 9 मौत भी इसके वजह से हो चुके हैं और कुछ मामले अभी संदिग्ध भी हैं। तो इस तरह से काफ़ी चर्चा में है मारबर्ग। तो इससे पहले आप देखे थे कोविड के नाम सुने होंगे, जो कि चीन के वुहान शहर से आया था। इसके अलावा जो है वो आपका सबसे जो है वो अफ्रीका के चर्चित वायरस इबोला वायरस है और सबसे खतरनाक वायरस है। और इसी तरह से अभी मारबर्ग वायरस चर्चा में आया है, जो कि अफ्रीका के गिनी में जो है इसके वजह से कुछ क्षेत्र में लॉकडाउन हो चुकी है। तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मारबर्ग क्या है? तो यह एक विषाणु है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सप्तकोटेश्वर मंदिर स्थित है। अभी चर्चा में रहा है सप्तकोटेश्वर मंदिर, जिसे जो है वो हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ये भारत के किस राज्य में है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। सप्तकोटेश्वर मंदिर, इसका निर्माण जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 3 शताब्दी पहले बनवाया गया मंदिर था और इसका अभी जो है वो जीर्णोद्धार किया गया है। तो सप्तकोटेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और इसे जो है वो पर्यटन के बढ़ावा देने के लेकर जो है वो इस पे जो है काफ़ी सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये किस राज्य में स्थित है? आप सभी के पास ऑप्शन है। 1 नंबर गोवा, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो सप्तकोटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सप्तकोटेश्वर मंदिर आपका 1 नंबर हो जाएगा गोवा। गोवा में स्थित है और इसका अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो जीर्णोद्धार किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, यह आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ने और इससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा जो है वहाँ की सरकार के द्वारा कहा गया है। तो सप्तकोटेश्वर मंदिर स्थित है गोवा में। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है आपके बीच कि अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। अपराधियों के गिरफ्तार के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। सभी लोग आंसर करें। अभी जो है वो काफ़ी चर्चा में है ऑपरेशन प्रहार। ये ऑप्शन है आपके पास बिहार, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड गुजरात और फोर्थ मध्य प्रदेश। तो अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। इसके तहत हत्या, पुलिस पर हमला, SC/ST उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध में शामिल जो भी अपराधी है उनके गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जनवरी से ही चलाया गया है और अभी तक चर्चा में इसलिए आया कि 10,000 से अधिक अपराधियों को इसके तहत अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध बिहार से है और इसके तहत हत्या, पुलिस पर हमला, SC/ST उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तारी से है। तो ऑपरेशन प्रहार बिहार, ध्यान रखेंगे, बिहार स्पेशल एग्जाम देने वाले और जो लोग तैयारी करते हैं अभी से जो है वो पूरा मेहनत करें, क्योंकि आने वाले समय में बिहार दरोगा और BPS जैसे एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आपको करेंट पे विशेष ध्यान देना होगा। तो आप सभी अभी से योजना बनाएं और उस पथ पे चलें ताकि हम पहले बार में उसे क्रैक करें। तो इस तरह से योजना बनाकर आप सभी आगे बढ़ें। अगला है, तो आपके लिए अगला है सवाल हमारा जवाब आपका, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आप सभी इसका आंसर जो है वो किए थे, लगभग सही था। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, अहमदाबाद। यानी कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 आपका अहमदाबाद में संपन्न हुआ। और आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वह है सरस आजीविका मेला अभी हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। सरस आजीविका मेला संपन्न हुआ कहाँ पर? तो सभी लोग इसका आंसर करें। आज आपके लिए इतना ही था, लेकिन शॉर्ट है, हॉट है, इस उद्देश्य के साथ जो है वो आप आगे बढ़े। वीडियो शॉर्ट है लेकिन आपके सामने हॉट क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम को क्रैक करें। तो ऐसे ही आप सभी फॉलो करें, सभी लोग समय से जुड़े। शाम के 7 बजे फिर मिलते हैं आपके बीच। तो आज अभी तत्काल आपसे जो है वो छुट्टी के लिए इजाज़त लेता हूं। तो आप सभी जो है पीछे की इस बीच में वीडियो देखें। मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन में मिलते हैं, फिर शाम में ऑनलाइन में मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।